हेलो स्टूडेंट्स, मैं लाली वर्मा बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। और साथ ही साथ ये आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और साथ ही साथ आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर वीडियो भी देख रहे होंगे, है ना? बिल्कुल सही। इसी तरह से मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको बने रहना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो देता है कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री। और ना केवल स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन फ्री, बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस भी आप यहां एकदम फ्री देख सकते हैं। हमने इस तरह से तैयार किए हैं वीडियोस ताकि आप अपने अपने विषय को चूज करके जब आगे की तरफ जाएंगे, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने जाना है, तो उसमें आपको तरह तरह की प्रतियोगी अर्थात कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना होगा, जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, तरह तरह की भांति भांति प्रतियोगिताएं, परीक्षाएं, जिसमें आप अपने आप को साबित करके अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। उन्हीं लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए हमने इस उद्देश्य को यहां पर लेकर आए हैं ताकि आप सभी होनहार स्टूडेंट्स को एकदम फ्री बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अपनी पाठ्यपुस्तक क्षितिज, जी हां, क्लास 9 की पाठ्यपुस्तक क्षितिज का पाठ 12, नाम है कैदी और कोकिला, लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। वे कवि माखनलाल चतुर्वेदी जिनको भारतीय आत्मा की उपाधि दी गई थी। क्या कारण था, इसके पीछे हम जानेंगे जब उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। कविता भी बड़ी अच्छी है, कैदी और कोकिला। कोकिला का अर्थ होता है कोयल। अब आप सोच रहे हैं कि कैदी और कोकिला का कैसा तालमेल बिठाया है कवि ने। यही तो उनकी कविताओं में विशेषता रहती है कि वे अपनी कलम के माध्यम से हम सबको जागृत कर देते हैं, उस ओर हमारा ध्यान ले जाते हैं। शायद हम उस ओर अपना ध्यान नहीं ले जाते हैं, लेकिन जब जाता है तो हमें लगता है ये महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण पहलू आखिर कहां छूट गया हमसे। कोयल को तो आप सबने देखा होगा, कौवा और कोयल, है ना? कहते हैं ना कि रंग रूप एक समान रहता है, परंतु जब बोलते हैं तो दोनों में क्या अंतर है, अर्थात व्यक्ति की जो पहचान है उसके गुणों से होती है। रंग रूप, ऊंच नीच, कद काठी, जाति, धर्म, ये सब मैटर नहीं करते हैं। व्यक्ति जिस प्रकार से अपने चरित्र का निर्माण करता है, अपने व्यक्तित्व की नींव को जिस तरह से रखता है, उसी प्रकार से उसका समाज में पहचान बनती है। जैसे कोयल और कौवा। कौवा की आवाज कैसी कर्कश लगती है ना, काऊ काऊ हो, लगता है इसको उड़ा दो यहां से, क्यों भगाओ इसको। वहीं कोयल जब बोलती है तो इतनी मीठी और इतनी मिठास उसमें रहती है कि बस उसकी कोयल की आवाज में खो जाते हैं हम। आप सबने कोयल की आवाज सुनी ही होगी। तो अब यहां पर इस कविता में कवि ने कोयल की मधुर आवाज के बारे में तो बताया है, लेकिन साथ ही साथ ये कहने का प्रयास किया है कि जो हमेशा मीठे मीठे गीत गाती है कोयल सी, मतलब मिठास उसके गीतों में रहती है, तो आज उसके गीतों में या उसकी आवाज में वेदना क्यों है, दर्द क्यों है, आज वो चीख क्यों रही है, और वो भी आधी रात में। दिन में बोले, शाम में बोले, और जब बोलती है तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन इस कविता के माध्यम से कवि हमें बताना चाहते हैं कि आधी रात में जब कोयल चीखी तो कवि को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो कोयल जो इतना मधुर गीत गाती है आज चीख रही है, वो भी आधी रात में। क्या कारण हो सकता है, बताइए मुझे। क्यों चीख रही होगी? या कोई भी चीखता है, चिल्लाता है, उसके पीछे कोई कारण रहता है। यस, उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहता है। तो यहां पर कोयल की चीख के पीछे भी बहुत बड़ा रीजन रहा होगा। उसी कारण को जानेंगे हम इस वीडियो में। तो मेरे साथ बने रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक। बहुत आपको एकदम आनंद की प्राप्ति तो होगी, साथ ही साथ स्वतंत्रता पूर्व किस तरह से भारतीयों की स्थिति थी उससे भी हम रूबरू हो पाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी के जीवन परिचय और जानते हैं उनके जीवन के बारे में। कवि माखनलाल चतुर्वेदी को हम सादर नमन करते हैं। हिंदी के हर एक उस साहित्यकार को, रचनाकार को, कवि को, लेखक को, हर एक रचनाकार को हम हृदय से नमन करते हैं कि जिन्होंने हिंदी भाषा का परचम चारों चहुं दिशाओं में फहराया और हिंदी भाषा को समृद्ध बनाया। आइए जानते हैं उनसे जुड़ी बातें। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ था 4 अप्रैल 1889 को। और 1889 आपको हिंदी की गिनती याद है ना? 4 अप्रैल सन 1889 को जब ब्रिटिश इंडिया अर्थात हमारे भारत देश पर अंग्रेजों का शासन था, ठीक है। तत्कालीन समय में उनका जन्म स्थान मध्य भारत के बाबई में है, जो कि होशंगाबाद में आता है।
उस समय जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। ठीक है, अब है कि माखनलाल चतुर्वेदी के जन्म के समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था एवं स्वाधीनता के लिए संघर्ष चल रहा था। हर एक भारतीय के मन में ये लहर दौड़ गई थी कि अब हम नहीं सहेंगे तुम्हारी यातनाओं को, नहीं सहेंगे तुम्हारी प्रताड़नाओं को, अब हम अपने भारत को आजाद करा के रहेंगे और हमारी मातृभूमि को जो जंजीरों में जकड़ के रखा है उसको आजाद करा के ही चैन की सांस लेंगे। इस तरह की स्वतंत्रता की भावना की चिंगारी जब भारतीयों के मन में जागी तो अंग्रेजों के हौसले पस्त होते नजर आए, है ना। आपने कई बार बहुत से ऐसे गीत भी सुने होंगे, देशभक्ति गीत सुने होंगे और मूवीज भी देखी होंगी ना, फिल्म देखी होंगी। कितना मतलब मार्मिकता के साथ प्रस्तुत किया है कि ये जो हमारे हर एक स्वतंत्रता सेनानी ने अपने लहू की अंतिम बूंद तक अंग्रेजों को भगाने में लगा दिया या मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। कितने वो जो अमर शहीद हैं, शहीद हुए लेकिन आज भी अमर है, उन्हीं की चर्चा इस कविता में की गई है कि कितना संघर्ष किया और कितनी कठिनाई से उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अब लिखा है कि स्वाधीनता के लिए संघर्ष चल रहा था उस समय और माखनलाल जी भी यह समझ आते हैं कि देश की प्रगति के लिए स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है। ना केवल स्वतंत्रता सेनानी, ना केवल योद्धा भी कहेंगे, बल्कि हर एक उस रचनाकार ने अपनी कलम के माध्यम से भी हर एक भारतीय के मन में स्वतंत्रता की चिंगारी पनपने की एक बहुत ही अच्छी मिसाल कायम की। क्यों? क्योंकि जब उस समय ना तो कोई टेलीविजन हुआ करते थे कि न्यूज चल रहे हैं, समाचार चल रहे हैं तो घर बैठे हम जानकारी प्राप्त कर सके कि आखिर देश में हो क्या रहा है, बल्कि जो भी पत्रिकाएं छपती थी, जो भी रचनाएं होती थी, तो उनको पढ़कर भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की भावना जागी। उसमें से बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण स्थान निभाया है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। देश हित में कार्य करना शुरू कर दिया उन्होंने। माखनलाल जी जब 16 वर्ष के हुए तब स्कूल में अध्यापक बन गए थे। वो 16 वर्ष की आयु में उन्होंने 1906 से 1910 तक एक विद्यालय में अध्यापन का कार्य भी किया। 16 वर्ष की आयु से उन्होंने अध्यापन का अर्थात टीचिंग का काम स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जल्द ही माखनलाल जी ने अपने जीवन और लेखन कौशल का उपयोग देश की स्वतंत्रता के लिए करने का निर्णय भी लिया। अध्यापक तो बने, अब तरह तरह के कार्य किए जाते हैं व्यक्ति के द्वारा। कोई सिर्फ अपना परिवार का भरण पालन पोषण करके सोचता है कि चलो मैं बहुत काम कर रहा हूं और यही मेरा कर्तव्य है, और बहुत से लोगों के मन में यह भी रहता है कि ये तो सभी करते हैं, मैं और क्या कर सकता हूं जो देश हित में हो। ठीक उसी तरह की भावना जागी कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी के मन में और उन्होंने सोचा कि अध्यापक तो मैं हूं, इसके साथ और मैं क्या करूं जिसकी सहायता से मेरा जो देश है, मेरी जो मातृभूमि है, उसमें मैं कुछ अपना योगदान दे सकूं। इसलिए उन्होंने क्या किया, स्वतंत्रता के लिए करने के लिए कुछ तो निर्णय लिया। अब क्या लिया देखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी सन 1955 में साहित्य अकादमी का अवार्ड जीतने वाले पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, साथ ही साथ हिंदी साहित्य में अभूतपूर्व योगदान देने के कारण ही पंडित जी को सन 1959 में सागर यूनिवर्सिटी से डीलिट की उपाधि भी प्राप्त हुई। 1963 में माखनलाल चतुर्वेदी जी को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में अपूर्व योगदान के कारण पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। राष्ट्र ने साहित्य जगत का यह अनमोल हीरा 30 जनवरी सन 1968 को खो दिया। पंडित जी उस समय 79 वर्ष के थे और देश को तब भी उनके लेखन से बहुत उम्मीदें थीं और अपनी रचनाओं के माध्यम से हर एक भारतवासी के मन में उन्होंने चिंगारी जगा दी भारत की आजादी के लिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको एक कोयल की एक कैदी की तस्वीर दिखाई दे रही है। किस तरह से कोई भी कैदी जब जेल में बंद रहता है तो क्या वो मतलब उसकी विचारों में, उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा होता है, ये सिर्फ वही जान सकता है। ठीक है, उस समय जब भारतीय अंग्रेजों के गुलाम थे और इस तरह से मतलब मैं कहूं कि हर एक वो कार्य उनसे करवाया जाता था जो पशु भी नहीं करते हैं, या इतनी कष्ट और इतनी यातनाएं उन्हें दी जाती थी कि हर एक व्यक्ति करते हुए ना उसको खाना या भोजन दिया जाता था, ना उसको प्यास के लिए पानी ही दिया जाता था, बल्कि बस कोल्हू के बैल की तरह उनको जोता जाता था और 24 घंटे उनसे सिर्फ और सिर्फ काम करवाया जाता था ताकि वे अपनी सत्ता जमा सकें। कोड़े बरसाए जाते थे।
और जब किसी को भूख लगती थी तो उसको भोजन नहीं दिया जाता था, प्यास लगती थी तो उसके सामने पानी फेंका जाता था, बहाया जाता था, लेकिन एक एक बूंद के लिए भारतीयों को तरसाया गया था। इस तरह की स्थिति थी भारत में भारतीयों की, जो कि अंग्रेजी शासन ने यहां पर लगभग 200 वर्षों तक अपना शासन किया। अब उसमें क्या हुआ, यही हम देखते हैं कि इस कविता में कवि क्या वर्णन करना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इस कविता के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ में जेल में किए गए जो दुर्व्यवहार हैं और उनकी जो यातना है उसका मार्मिकतापूर्ण वर्णन किया है। मार्मिकता का अर्थ समझते हैं आप? मन को छूने वाली, लगता है जैसे कि हर एक व्यक्ति तक आप यदि ध्यान से सुनेंगे, यदि क्यों आपको ध्यान से सुनना है ना, ताकि हम ध्यान से हर एक कविता की पंक्तियों को सुने और उसमें निहित भाव को भी हम समझ सकें, ताकि जब कभी भी परीक्षा के उससे देखा जाए परिप्रेक्ष्य से, तब भी हम हर एक प्रश्न का उत्तर दे सके और साथ ही साथ हमारे मन में देश प्रेम की भावना भी जागृत हो। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक लिखी गई इस कविता में जेल में बैठे कवि के रूप में कैदी और कोयल के मध्य वार्तालाप हो रहा है। ये जो कविता है वो दिखाएगी, दर्शाती है कि कवि जेल में बंद है, कोयल तो वृक्ष पर बैठी है, परंतु कैदी मीन्स कवि, और कवि ने यहां पर स्वयं को कैदी रखकर हर एक उस स्वतंत्रता सेनानी की ओर संकेत किया है जो उस समय अंग्रेजों के गुलाम थे या अंग्रेज उन पर अत्याचार किया करते थे। ठीक है, अब जो कोयल है वो बाहर है, वृक्ष पर बैठी हुई है, तो कोयल और कवि के मध्य अर्थात कवि के बीच जो बातें हुई हैं उसी को यहां पर उन्होंने दर्शाया है। कोयल को एक ऐसा प्रतिनिधित्व माना है उन्होंने जो यातना से वेदना से चीख रही है। क्या हुआ, अर्थात उस समय अंग्रेजों के शासन में न केवल व्यक्ति बल्कि हर एक प्राणी त्राही त्राही कर रहा था, हर एक प्राणी के मन में वेदना उठ रही थी, दर्द उठ रहा था, वो कराह रहा था। समझ में आया? यही उन्होंने चर्चा की है। कवि अपनी उदासी और पीड़ा को कोयल से साझा कर रहे हैं, साझा मीन्स शेयर करते हैं, और ब्रिटिश की क्रूरता के प्रति आक्रोशित हैं कि क्या वे जो इंसान कहते हैं अपने आप को, उनमें इंसानियत नहीं है, इस प्रकार से अत्याचार किया जाता था भारतीयों पर। जिसे कोयल से साझा करते हुए कहते हैं कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं है बल्कि मुक्ति या आजादी के गीत गाने का है। जब कोयल कवि को अर्धरात्रि में चीखती हुई नजर आई तो कवि को एहसास हुआ कि अब कोयल पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है। अब उन्होंने कहा जो कोयल मधुर गीत गाती है वो आधी रात में चीख रही है, क्या उसको संपूर्ण भारत एक जेल की भांति, एक कारागार की भांति नजर आ रहा है? इसलिए वो अपनी वेदना को, अपने दुख को चीख के माध्यम से व्यक्त कर रही है। शायद इस आशा ने कवि ने कोयल से देश हित में अपनी पीड़ा साझा की होगी। कोयल मुक्ति का गीत गाकर लोगों को सुसुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में लाने के लिए प्रेरणा का संचार करे। सुसुप्त में सोई हुई अवस्था से जागृत एक्टिव मोड में लाने के लिए ये कवि ने कहा कि तुम चीखो मत, अपने मधुर गीतों से हर एक भारतीय के मन में देशभक्ति की भावना जगाओ। परंतु क्या हुआ कोयल, तुम चीख क्यों रही हो? यहां पर चीखती हुई कोयल का चित्र आप देख सकते हैं कि जो कोयल इतने मधुर गीत गाती है वो आखिर चीख क्यों रही है, उसके पीछे क्या है? उसकी चीख में वेदना है, उसकी चीख में दर्द है, करुणा है, ममता है। आखिर क्या बात है कि इस तरह से कोयल अपने आप को प्रस्तुत कर रही है? हम कह सकते हैं कि कैदी और कविता अंग्रेजी शासन की क्रूरता के खिलाफ बिगुल फूंकती है, बिगुल बजा दिया है, डंका बजा दिया है कि बस अब हम नहीं सहेंगे, है ना, बहुत हो चुका है तुम्हारा अत्याचार, अब हम नहीं सहेंगे, अब तुम्हें अपने घुटनों पर टेकने के लिए हम विवश कर देंगे, तुम्हें नाकों चबवाएंगे, तुम्हें यहां से खदेड़ कर ही वापस रहेंगे, चाहे भले ही हम हर एक प्राणी को, हर एक भारतीयों को अपने प्राणों की आहुति ही क्यों ना देना पड़े, लेकिन हम तुम्हारे समक्ष घुटने नहीं टेकेंगे। कहते ना, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। इस तरह की भावना लेकर कवि ने इस कविता की रचना की है। तो मेरे साथ ध्यान से बने रहिएगा ताकि हर एक पंक्ति का अर्थ आप समझ सकें और उसमें निहित जो भाव है उसको भी स्पष्ट रूप से समझ सकें। क्योंकि देखिए, गद्य जो रहते हैं उनको फिर भी हम समझ जाते हैं, परंतु कविताओं की भाषा
काव्यात्मक शैली में लिखी जाती है, जिसको हम फुल ऑफ कंसंट्रेशन अर्थात 100% ध्यान केंद्रण के साथ ही बैठना है, ताकि बहुत अच्छे से समझ सके और आप उससे ज्ञान की प्राप्ति भी कर सकें और उसके भावों को समझ सकें। ठीक है, पहला जो पैराग्राफ है आपकी पाठ्य पुस्तक में, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कवि कोयल से वार्तालाप करते हुए कहते हैं, कवि कहां है, जेल में बंद है। एक कैदी के रूप में स्वयं को कवि ने यहां प्रस्तुत किया है, और एक कैदी कौन, हर वो स्वतंत्रता सेनानी जिसको अंग्रेजों ने जेल में बंद कर दिया था। यहां पर कवि ने स्वयं को उस स्वतंत्रता सेनानी के रूप में प्रस्तुत किया है कि वे एक कैदी हैं और कोयल बाहर है। ठीक है, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो, क्यों चीख रही हो, क्या कुछ कहना चाहती हो, तुम्हारी आवाज में जो करुणा है, जो तुम्हारी आवाज में वेदना है, दुख है, दर्द है, आखिर बताओ तो क्या हुआ, कुछ तो बोलो कोकिल। ठीक है, ये कहना चाहते हैं। देखिए सुनिएगा ध्यान से कि इस कविता में कैदी और कोकिला से पंक्तियां लिखी गई हैं। कवि के द्वारा जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी की मनोदशा, मनोदशा समझते हैं ना, मानसिक स्थिति और शारीरिक वेदना, जो पीड़ा सह रहे थे, उसको उन्होंने यहां पर व्यक्त किया है। जब कोयल को अर्धरात्रि में चीखती गाती हुई नजर आई तो उनके मन में कई तरह के भावपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होने लगे कि कोयल उनके लिए कोई प्रेरणात्मक संदेश लेकर आई होगी, शायद इसलिए कुछ आधी रात में इस तरह से चीख रही है। तो वो कहना चाहते हैं कोकिल से या कोयल से कि बोलो तो, क्या कहना चाहती हो तुम। जब कवि से रहा नहीं गया तो वे कोयल से प्रश्न पूछने लगते हैं, तुम क्या गा रही हो, आखिर गाते गाते बीच में चुप क्यों हो जाती हो, मुझे भी बताओ, क्या तुम मेरे लिए कोई संदेशा लेकर आई हो, मुझे बताओ किसका संदेशा है कोकिल, मुझे भी तो बताओ, कुछ तो बोलो कोकिल बोलो तो। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यही कहना चाहते हैं कि ना केवल वहां भारतीय जो थे हर एक व्यक्ति ही पीड़ित था, बल्कि पशु पक्षी हर एक के मन में वेदना उत्पन्न हो चुकी थी, और जो कोयल थी वो समझ रही थी कि संपूर्ण भारत मानो एक जेल की भांति हो गया है और जो अंग्रेज हैं उन पर क्रूरता के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन भर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, अब जो काल कोठरी में कैद करके रख दिया जाता था हर एक स्वतंत्रता सेनानी को, उन्होंने कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से यही कहा है कि हर एक स्वतंत्रता सेनानी को भी उसी कोठरी में बंद कर दिया जाता था जिसमें डाकू चोर लुटेरे रहते थे, उसी में स्वतंत्रता सेनानियों को भी कैद कर दिया जाता था। उनके लिए हर एक भारतीय एक समान था, चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी हो, चाहे कोई डाकू हो, लुटेरा हो, चोर हो। ठीक है, अब है लिखा है यहां पर कि जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। ना तो पेट भर खाना ही मिलता है और ना ही चैन से मरने देते हैं, बस तड़पने के लिए छोड़ देते हैं। किसी का हाथ काट दिया, किसी का पैर काट दिया, किसी को कोड़े ही कोड़े बरसाए जा रहे हैं, और जब तक उनके मन जान है, प्राण है, तब तक उनसे इतना कठिन दुस्साध्य कार्य करवाया जा रहा है। जीवन भर अब दिन रात कड़ा पहरा है ना, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कभी सोचते हैं कि ये शासन है या अंधकार है, तम मतलब अंधकार। इस तरह से कड़े पहरेदार वहां पर रखे गए हैं जो जल्लादों की तरह रखते हैं, उनको कोड़े, उन पर कोड़े बरसाते रहते हैं, उन पर यातनाएं करते रहते हैं, उनको चीखने के लिए, और कितना भी कोड़े बरसाएंगे, यदि आवाज निकली तो आवाज बंद करने के लिए कहा जाता है, और उनसे कहा जाता है कि तुम हमारे सामने झुको, घुटने टेको। लेकिन मजाल है स्वतंत्रता सेनानियों की, धन्य है, धन्य थे वे वीर सपूत जिन्होंने अंग्रेजों के सामने अपने घुटने नहीं टेके। उन्होंने कहा कि हम कुछ भी हो जाएगा परंतु भारत माता की जय और वंदे मातरम, इन नारों से उन्होंने, भारतीयों ने
उन अंग्रेजों के हौसलों को पस्त तो कर दिया। कहीं ना कहीं अंग्रेजों के मन में यह प्रश्न उठने लगा कि आखिर ये किस मिट्टी के बने हैं, ये भारतीय है या लोहे की मूर्ति, जिनको कितना भी कोड़े बरसाओ, कितना भी मारो, दिख रहा है कि हाँ चमड़ी निकल रही है, कोड़े बरस रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके मन में भारत भूमि के लिए असीम प्रेम है, असीम देशभक्ति की भावना है। जीवन भर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है, यह तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली मामई जगी क्यों आली। चंद्रमा भी छुपने लगा है अमावस की रात और चांदनी रात में। आपको अंतर पता है ना, जब चांदनी रात आती है तो हर तरफ एकदम सफेदी छा जाती है, लगता है जैसे वाह। लेकिन कहावत भी सुनी होगी, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो यहाँ पर कवि यही कहना चाहते हैं कि कुछ भी, कितना भी कभी लगता है कि हाँ अब हम कुछ अच्छा करने वाले हैं, शायद ये हम पर अब उस तरह से प्रहार नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वो अपने आप को मतलब जो कवि हैं वो कहना चाहते हैं कि कैदियों पर, भारतीयों पर अत्याचार हमेशा होते ही रहते थे। फिर वो यही कह रहे हैं कि ये सब हो रहा है क्या इसलिए तुम ये जो हमें देखकर चीख रही हो, क्या इसीलिए तुम्हारे मन में इस तरह की हूक उठी है, इस समय काली मां मई जगी क्यों आली। अब कहना चाहते हैं कि शासन की क्रूरता को उजागर करने का इसमें प्रयास किया है। कवि एक स्वतंत्रता सेनानी और कैदी के रूप में जेल के भीतर उनके साथ होने वाले अत्याचार को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जेल के भीतर अंधकार में ऊंची दीवारों के घेरे में उन्हें रख दिया है। हर एक स्वतंत्रता सेनानी को काल कोठरी, अंधकार में, काल कोठरी मतलब समझते हैं ना, एकदम काला, जहां पर कुछ भी रोशनी ना हो, बस कुछ थोड़ा सा होल रखते थे जिससे हवा का आवागमन रहे और वो व्यक्ति जीवित रहे। ना खाने को ना पीने को, बस तड़पते रहने को छोड़ दिया जाता था। जहां अपमानित होकर डाकू, चोर, लुटेरे को साथ रहना पड़ता था। ना जीने के लिए पेट भर खाना नसीब होता और ना ही मरने की छूट दी जाती थी। जख्मी शरीर को तड़पता हुआ छोड़ देना ही शासन का उद्देश्य था। शायद जख्मी शरीर को ना तो वो मरने ही देते थे, ना ही खुश होकर या अच्छे से वो जीने देते थे। कैदियों की स्वतंत्रता छीनकर रात दिन का कड़ा पहरा लगा दिया गया है। जब कभी आसमान की ओर देखते हैं तो आशा रूपी चंद्रमा नहीं दिखाई देता, बल्कि अंधकार रूपी निराशा ही हाथ लगती है। कि तभी तो कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कोयल, इतनी काली घनघोर रात में तू क्यों जाग रही है, तू क्यों चीख रही है, मुझे कुछ तो बता। तेरे मन में क्या चल रहा है? क्या तू कोई संदेशा लेकर आई है? क्या कुछ बताना चाहती है या कुछ पूछना चाहती है? कोकिल, कुछ तो बोलो, कुछ तो बताओ कि तुम्हारी आवाज में जो वेदना है उसके पीछे क्या कारण है। देखिए लिखा है यहाँ, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। तुम्हारी आवाज में वो चीख है, वो दर्द है, आखिर इसके पीछे क्या कारण है? क्या तुम्हारा तुमसे कुछ छिन गया है, या फिर तुम भी हम भारतीयों की तरह वो महसूस कर सकती हो कि आखिर कब तक हम ये सहें, कब तक ये अत्याचार सहें? क्या तुम्हारे मन में भी हम भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की तरह ही उथल पुथल मची है कि इन अंग्रेजों को कब यहां से खदेड़ा जाए? मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। तुम्हारी आवाज तो मीठी है ना, तुम्हारा नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि कर्ण प्रिय आवाज बस आने वाली है, लेकिन अभी तुम्हारी आवाज में वो चीख क्यों है? तुम्हारी आवाज में वो दर्द क्यों है? जो इतना मीठा मधुर गीत गाती है, आखिर उसकी आवाज इतनी वेदना वाली सी या इतनी चीख पुकार करने वाली क्यों है? कुछ तो बोलो, कुछ तो बताओ, आखिर क्या कहना चाहती हो तुम? अब यहां कह रहे हैं कि जेल में कैद भारतीयों की वेदनाओं का एहसास कोयल को था। शायद इसलिए कोयल की आवाज में कवि ने दर्द महसूस किया। उन्हें लगा कि कोयल ने अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा भारतीयों पर किए जाने वाले अत्याचार को देख लिया है, इसीलिए उसके कंठ से मीठी ध्वनि के बदले वेदना का स्वर फूट रहा है। समझ रहे हैं आप कि ना केवल मनुष्य ही, भारतीय ही, बल्कि हर एक प्राणी ये समझ रहा था कि अंग्रेज हैं या अत्याचारी हैं। क्या इनमें मानवता या इस तरह की कोई भाव नहीं है? मनुष्य होकर मनुष्यों पर इतना प्रहार क्यों किया जा रहा है? इस तरह से भारतीयों पर अत्याचार क्यों किए जा रहे हैं, जो कि पशु पक्षी तक समझ रहे हैं, लेकिन वो मनुष्य होकर नहीं समझ रहे हैं? अब कहना चाहते हैं कवि
कि कोयल को देखकर कवि को लगा कि कोयल अपनी वेदना साझा कर रही है। कोयल से पूछते हैं कि हे कोयल, तुम्हारा क्या लुट गया है, क्या कुछ तुमसे छिन गया है, मुझे भी तो बताओ। उस समय कोयल की मीठी आवाज कहीं गुम हो गई थी, गायब हो गई थी। जो कोयल हमेशा मीठी मीठी आवाज में बोलती है और सब उसकी आवाज को सुनकर खुशी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, आज उसकी आवाज में वो दर्द है, वो वेदना है और चीख है। जो मीठी आवाज उसके वैभव और पहचान है। मीठी कोयल का नाम लेते ही उसकी आवाज अर्थात उसका गुण सामने आता है। कोयल का दुखद भाव देखकर कवि पूछते हैं कि कोयल, आखिर तुम पर कैसा दुख का पहाड़ टूटा है, मुझे भी तो बताओ कि आखिर तुम क्यों चीख रही हो। अब आप सोच रहे होंगे तो कवि इतना क्यों पूछ रहे हैं उससे, छोड़ देते ना उसके हाल पर, चीख रही थी तो चीख रही थी। देखिए, यहां पर कोयल के माध्यम से कवि उन लोगों की ओर संकेत कर रहे हैं जो उस समय व्यथित थे, घर में थे, लेकिन लगता था जैसे जंजीरों में जकड़े हुए हैं। हर एक भारतीय, चाहे वो कैदी हो या भारत ही एक ऐसा लगता था कि मानो संपूर्ण भारत ही एक जेल है, क्योंकि उस समय अंग्रेज ही संपूर्ण भारत पर अपनी सत्ता जमाए हुए थे और ना केवल वे आसानी से राज कर रहे थे बल्कि हर एक भारतीय को प्रताड़ित भी करते थे। लिखा ना कवि ने कि ना तो जीने देते थे और ना ही मरने देते थे। उनको बहुत खुशी होती थी जब तड़पता हुआ देखते थे भारतीयों को। तो इस तरह का वर्णन उन्होंने कोयल के माध्यम से हम सबको बताने का प्रयास किया है। अब है, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी। कोकिल बोलो तो, क्या तुम पागल हो गई हो, क्या तुम्हारी जो आवाज है मधुर मीठी मीठी आवाज, उसको तुम भूल गई हो। क्या हुआ, क्या हुई बावली जो आधी रात को तुम चीख रही हो, और वो भी इतनी भारी आवाज में, इतनी वेदना वाली आवाज में। कुछ तो बोलो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी। यहां पर एक शब्द आया है दावानल। मैं बता दूं कि दावानल का अर्थ होता है जंगल की आग। ठीक है, तो उन्होंने कहा क्या जंगल में आग लग गई है इसलिए तुम चीख रही हो, क्योंकि वृक्ष जो पक्षी हैं वो कहां रहते हैं, वृक्षों पर। तो वो यही कहना चाहते हैं कि कहीं जंगल में आग लग गई है इसलिए तुम्हारी आवाज में वो दर्द है। क्या तुमने वो ज्वालाएं देखी आग की इसलिए तुम चीख रही हो। कोकिल कुछ तो बोलो। समझ में आया, दावानल मीन्स जंगल की आग। एक और शब्द है बड़वानल, वो होता है समुद्र की आग, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है। अब सुनना है आपको कि कवि कहना चाहते हैं कि अर्धरात्रि में अर्थात आधी रात में तेरा जो वेदनापूर्ण स्वर है, जो तुम्हारी आवाज इतनी मीठी है, वो आज मीठी नहीं है, उसमें दर्द है, दुख है। तो क्या मतलब मैं जानूं, क्योंकि तुम्हारी चीख बड़ा अशुभ सा संदेश दे रही है, कुछ अनर्थ सा संदेश दे रही है। तुम्हारी आवाज या तुम्हारी बोली से हमेशा पॉजिटिविटी या सकारात्मक संदेश प्राप्त होता है, आज तुम्हारी आवाज एक अशुभ सा मैसेज दे रही है। क्या हुआ। अब वो कहना कि तुम बताओ आखिर तुम्हें क्या है, क्या कोई पीड़ा तुम्हें सता रही है। आगे कभी ब्रिटिश शासन की क्रूरता की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें संकट रूपी जंगल में लगी हुई आग की ज्वालाएं दिख रही हैं। हे कोयल, मुझे भी बताओ तुम्हें क्या हुआ है, आखिर हुआ क्या है। क्या तुम्हें संपूर्ण भारत पर जैसे जंगल में आग लग जाती है और हर एक पशु पक्षी अपने जान को, अपने प्राणों को बचाने के लिए यहां वहां भागने लगते हैं, क्या तुम्हें संपूर्ण भारत एक दावानल की भांति लग रहा है। क्या तुम्हें लग रहा है कि इस संपूर्ण भारत में संकट रूपी ज्वालाएं लग गई हैं, आग लग गई, इसलिए तुम चीख रही हो। क्या यही कारण है। कोकिल बोलो तो, कुछ तो बोलो। अगला है, ध्यान से सुनिए। क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों, यह है ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चर्रक चूं, जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। अब ध्यान से सुनिए। कोयल से कहते हैं कवि, क्या तुम्हें हमारे हाथों में जो जंजीरें हैं वो दिखाई नहीं देती हैं। क्या जो हमारे हाथों में जंजीरें हैं अर्थात गहना है। अब यहां पर एक बात आती है कि कवि ने जंजीरों को गहना क्यों कहा है। गहना तो आभूषण होते हैं और आभूषण तो मनुष्य की सुंदरता बढ़ाते हैं।
तो क्या जंजीरें शोभा बढ़ा रहे हैं? बताइए क्यों कवि ने जंजीरों को गहना कहा है? थोड़ा सोचिए कि उस समय जब अंग्रेजों ने हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, आपने देखा होगा गले में भी लोहे की बड़ी बड़ी जंजीरों के साथ भारतीयों को प्रताड़ित किया जाता था, तो उन्होंने उन्हीं हथकड़ियों को, बेड़ियों को गहना कहा है। इसके पीछे क्या कारण है बताती हूं। कहना चाहते हैं कि देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों ब्रिटिश राज का गहना। कवि हथकड़ियों को गहना इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए वे पहनी हुई है। उनके सामने झुके नहीं, भारत भूमि को गुलाम रहते, मतलब या यूं कहें कि मां जो भारती है, मातृभूमि है, उसको यूं ही छोड़ देने के लिए नहीं छोड़ा है। अर्थात उन्होंने अंग्रेजों के समक्ष हार नहीं मानी है, वो जीत के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने जंजीरें पहनी है और उन्होंने गर्व से पहनी है। उनके अनुसार ये जंजीरें गहना ही हैं क्योंकि वे भारत माता को, भारत भूमि को उन अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराना चाहते थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने उन गहनों को, अर्थात उन हथकड़ियों को भी हंसते हंसते पहन लिया। और उनके लिए तो हथकड़ियां गहना ही है क्योंकि हर किसी के वश की बात नहीं है हथकड़ियां पहनना, वो भी मातृभूमि की रक्षा के लिए, देश के लिए। कहते हैं ना, भारत के जो वीर सपूत हैं, जो आज भी बॉर्डर पर खड़े हैं, क्या हर एक व्यक्ति के मन में वो जज्बा आ सकता है जो उनके मन में है? हंसते हंसते सीने पर गोलियां खाते हैं, उनके हृदय में, उनके मस्तिष्क पर जरा सी भी शिकन नहीं होती है क्योंकि उनके मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही भावना रहती है, मां भारती को आजाद कराने की, शत्रु को मार भगाने की। इसलिए कवि ने हथकड़ियों को गहना कहा है। कोल्हू का चर्रक चूं, जीवन की तान, गिट्टियों पर उंगलियों ने लिखे गान। कोल्हू का चर्रक चूं, चलिए अब मैं आपको यहां बताना चाहूंगी। कोल्हू का बैल, क्या आपने सुना है कि पहले जब मशीनें नहीं हुआ करती थी, उस समय पत्थर जैसे कुएं रहते थे पत्थर के, और उसमें जो तेल मेल बनाते थे ना, अब तो मशीन्स हो गई हैं। यहाँ पर एक बड़ा सा खंबा, पिलर जैसा होता था, और उसको क्या करते थे कि उसी कोल्हू के बैल, मतलब बैलों को उसमें चलाया जाता था। मान लीजिए ये है कुआं, ठीक है, और इस पर लगा रहता था एक पिलर जैसा। ओके, अब यहां पर पिलर में रस्सी बांध के यहां पर बैल बांध दिए जाते थे। ठीक है, मान लीजिए। ओके, अब उन बैलों को घुमाया जाता था बस आसपास, बैल ही तेल निकालते थे और दिन रात बैल इस तरह से घूमते रहते थे, तब कहीं जाकर तेल निकलता था। उन पशुओं पर, मतलब पशुओं को ना तो खाने दिया जाता था, बस लगे हैं, काम करते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, क्योंकि वो, उसके पास वाणी तो है नहीं कि वो कहे कि मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, बस उनको तो अपना प्रोडक्शन चाहिए, काम चाहिए। ठीक है, तो कोल्हू का बैल अर्थात जो हमेशा 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ भूखा प्यासा रहकर काम करता रहे। तो यहां पर उन्होंने कहा है भारतीयों को कोल्हू का बैल, क्योंकि कोल्हू के बैल की तरह ही हर भारतीयों को यातना दी जाती थी अंग्रेजों के द्वारा। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखेगा, भूखे प्यासे रहकर उनसे पत्थर तुड़वाए जाते थे, काम करवाया जाता था, और कभी कभी क्या, अक्सर हाथों पर हथौड़े मार दिए जाते थे, शरीर पर कोड़े बरसाए जाते थे, तब भी उनको कुछ खाने पीने नहीं दिया जाता था। उनकी जो स्थिति थी, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की जो स्थिति थी, वो कोल्हू के बैल की तरह भूखे प्यासे रहकर सिर्फ और सिर्फ काम करवाते रहना। हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। ठीक है, करा लो बेटा, जितना काम कराना है करा लो, हम फिर भी तुम्हारे समक्ष या तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकेंगे। मैं भी, मतलब स्वतंत्रता सेनानी, हर एक स्वतंत्रता सेनानी ये कहना चाहता है, मैं भी ये देखना चाहता हूं कि तुम्हारे अत्याचार कब तक नहीं रुकते हैं। तुम्हारी अकड़ एक ना एक दिन तो खाली करके रहूंगा या खत्म करके रहूंगा। हर भारतीय के मन में स्वतंत्रता की चिंगारी उभर चुकी थी, फूट चुकी थी, और वो यही कहना चाहता था कि तुम जितने अकड़ रहे हो ना ब्रिटिश अंग्रेजों के लिए, कि एक ना एक दिन तो तुम्हारी अकड़ खाली होगी, एक ना एक दिन तो तुम मारते मारते हाथ थक जाएंगे,
लेकिन हम मातृभूमि की रक्षा में कभी अपने आप को पीछे नहीं हटाएंगे और मातृभूमि के लिए हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगे, परंतु तुम्हारे समक्ष झुकेंगे नहीं। इसलिए लिखा है, हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, ब्रिटिश करता हूं खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। देखते हैं तुम में भी कब तक दम है। हम भी लड़े हुए हैं, लगे हुए हैं तुम्हारी अकड़ को खाली करने के लिए। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। ठीक है, कवि यही कहना चाहते हैं कि क्या तुम ये सब कुछ देख देख कर वेदना तुम्हारे मन में जाग रही है, इसलिए रात में तुम चीख रही हो। पढ़ते हैं हम। ठीक है, कवि को अचानक से अनुभव हुआ कि शायद कोयल उन्हें जंजीरों में जकड़ा हुआ देखकर दुखी है, व्यथित है, इसलिए चीख रही है रात में। फिर कहते हैं कि क्या तुम हमें जंजीरों में जकड़ा देख नहीं पा रही हो, यही तो हमारी पराधीनता का प्रतिफल है, जो ब्रिटिश शासन के द्वारा दिया गया एक प्रकार का गहना है। अब तो मानो कोल्हू चलने की आवाज हमारे जीवन का गान बन गया है। कड़ी धूप में पत्थर तोड़ते तोड़ते उन पत्थरों पर अपनी उंगलियों से देश की स्वतंत्रता का गान लिख रहे हैं। हम अपने पेट पर रस्सी बांधकर चरसा खींच खींच कर ब्रिटिश सरकार की अकड़ का कुआं खाली कर रहे हैं कि आखिर वो कब तक अत्याचार करेगा, करे। हम भी भारतीय हैं जो अंतिम सांस तक, अंतिम कतरे तक, रक्त की बूंद तक लगे रहेंगे मातृभूमि की रक्षा के लिए। अर्थात कवि कहना चाहते कि इतने दुख सहने के बावजूद भी ब्रिटिश हुकूमत के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, इससे उनकी कुआं रूपी अकड़ अवश्य कम हो जाएगी। आगे कवि कोयल से संबोधित करते हुए कहते हैं कि अर्धरात्रि में तुम्हारी इस वेदना भरी आवाज ने मेरे ऊपर गजब ढा दिया है। ओ मेरे मन, हृदय को व्याकुलता से भर दिया है, और मेरे मन को, मेरे हृदय को व्याकुलता से भर दिया है कि अब और नहीं, अब हम हमारी मातृभूमि को, भारत भूमि को अंग्रेजों की जंजीरों से आजाद करके रहेंगे, और कुछ भी हो जाए हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगे, परंतु इन गोरों को तो यहां से खदेड़ कर रहेंगे। इसीलिए हर एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने अपने प्राणों की आहुति देकर भी मातृभूमि की रक्षा की। नेक्स्ट है, इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल कुछ तो बोलो। कि तुम रात में शांति रहती है ना, तो उस शांति रात में एकदम तुम चीख क्यों रही हो, कुछ तो बोलो, क्या कहना चाहती हो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, ओके, वो अब कवि कहते हैं अच्छा तुम ये बताना चाहती हो कि ये समय सोने का नहीं है, ये समय व्यर्थ करने का नहीं है, जागो और इन अंग्रेजों को यहां से खदेड़ कर भगा दो। ठीक है, अब कवि कहते हैं कि रात्रि का आधा पहर गुजर चुका है और वातावरण में सन्नाटा छा गया, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। इस सन्नाटे को भेदते हुए तुम क्यों रो रही हो, मुझे भी तो बताओ। क्या तुम ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का बीज बो रही हो, मुझे कुछ तो बताओ कोयल। अब कवि कहते हैं कि कोयल भारतीयों में देशभक्ति की भावना जागृत करना चाहती है ताकि पराधीनता की जंजीरों से हम मुक्त हो सकें, इसीलिए इस तरह से चीख रही है। अब सुनिए ध्यान से, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृत की ब्याली, तिस पर ये गाली है आली। काली तू रजनी भी काली, कोयल कैसी रहती है, काली। रजनी का अर्थ क्या होता है, रात, रात कैसी होती है, काली। शासन की करनी भी काली, करनी काली मतलब कोई न्याय नहीं, कोई मन में करुणा या दया नहीं, उस शासन को कहते हैं काला। कानून कहते हैं काला, धन कहते हैं काला, कहते हैं ना काला धन, काला व्यापार, अर्थात जो न्यायपूर्वक काम नहीं किया जाए उसको काला कहा जाता है। काली लहर कल्पना काली, सोचे भी तो क्या सोचे, हर तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा है, आखिर क्या है ये अंग्रेज सरकार। मेरी काल कोठरी काली, तू काली है, रजनी काली है, शासन की करनी काली है, आखिर मैं करूं तो करूं क्या। लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। इतना ही नहीं, उसके बाद भी जंजीरों में जकड़ कर, काल कोठरी में कैद करके भी अंग्रेज चुप नहीं है। उनके अपशब्दों को सुन सुनकर हम अब तंग आ गए हैं और अब हम मातृभूमि के लिए यूं चुपचाप नहीं बैठेंगे, अब तो इन अंग्रेजों को यहां से भगा कर ही रहेंगे।
ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में सब कुछ दुख रूपी काला ही काला है। काला किसका प्रतीक होता है? अंधकार, मतलब दुख का। ठीक है। समस्त स्वतंत्रता संग्राम के नायकों का प्रतिनिधित्व करते हुए कवि एक कैदी के रूप में कोयल से कह रहे हैं कि तू भी काली है और ये दुखों की रात भी काली है, साथ में शासन के कष्टदायक इरादे भी काले हैं। हम जिस कोठरी में रहते हैं वो काली है, आसपास चलने वाली हवा के साथ यहां से मुक्ति पाने की कल्पना भी काली ही है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये अंग्रेज तो घोर अत्याचारी हैं। हमने जो टोपी पहनी है वही भी काली है, कंबल ओढ़ी है वही भी काला है, जिन लोह जंजीरों से हमें कैद किया गया है वही भी काली है। आगे कवि भावनात्मक रूप से कहते हैं कि दिन रात इतने कठोर यातना को सहने के बाद भी हमें पहरेदारों की हुंकार और गाली को सहन करना पड़ता है, उनकी चीख को, उनकी गालियों को सहना पड़ता है। आखिर ये कब तक इस तरह से अत्याचार करते रहेंगे? हम भी देखते हैं, हम झुकेंगे नहीं। अगला है, इस संकट, इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। क्या तुम भी ये संकट देख पा रही हो कि चारों तरफ किस तरह का संकट छाया हुआ है? इसलिए तुम्हारे मन में वेदना जागी, इसलिए तुम्हारे मन में दुख या करुणा जागी, इसलिए तुम अर्धरात्रि में चीख रही हो। कवि कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम स्वतंत्र होने के बाद भी आधी रात में संकट रूपी कारागार के आसपास मंडराकर अपनी मदमस्त ध्वनि में स्वतंत्रता की भावना जागृत करने वाले गीत क्यों गाए जा रही हो? क्या तुम्हें किसी से डर नहीं लगता? बोलो कोकिल। अब यहां पर कहा है कि तुम स्वतंत्र होने के बाद भी, क्योंकि वो तो पक्षी है, उसको तो जेल में बंद नहीं किया है। तो कवि उससे कह रहे हैं कि तुम तो स्वतंत्र हो ना, इतना बड़ा आकाश है, हवा है, चैन की सांस ले सकती हो, तो तुम मधुर गीत गा सकती हो। लेकिन तुम स्वतंत्र होकर भी पूरे आसमान में विचरण भी कर सकती हो, लेकिन इसके बावजूद भी तुम चीख क्यों रही हो? तुम्हारी आवाज में वो दुख क्यों है? क्यों है कोकिल, कुछ तो बोलो। आखिर तुम ये सब देखकर, मान लो तुम चीख रही हो, यदि किसी अंग्रेज की दृष्टि तुम पर पड़ गई तो वो तुम्हें मार डालेंगे। क्या तुम डर नहीं लगता तुम्हें? हाँ, फिर भी तुम चीखे जा रही हो। आखिर क्या बात है कोकिल, मुझे बताओ। नेक्स्ट है, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह और रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। अब कवि कहना चाहते हैं कि तू तो हरी हरी डालों पर विचरण कर सकती है, जहां तेरा मन हो वहां तो घूम सकती है, जा सकती है, यहां वहां फुदक सकती है। ठीक है। तो जबकि तू देख सकती है कि मैं इस काल कोठरी में कैद हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं यहां पर, तू तो जो चाहे वो कर सकती है। और तेरा नभ भर में संचार, नभ मतलब आकाश, जहां चाहे तुझे उड़ सकती है, विचरण कर सकती हो। मेरा सिर्फ ये 10 फुट का संसार है, काल कोठरी है जहां मैं चैन की सांस तक नहीं ले पा रहा हूं। तेरे गीत कहावे वाह और मरना भी है मुझे, रोना भी है मुझे गुनाह। जब तू बोलती है तो सब कहते हैं वाह क्या बात है, कितना मधुर गाती है। और यहाँ इस कैद में, इस कोठरी में, काल कोठरी में रहकर मैं रो भी नहीं सकता, क्योंकि जब मुझे रोना आता है तो मुझे हंसने के लिए विवश किया जाता है, और जब कभी मैं प्रसन्नचित्त दिखता हूं तो कोड़े बरसा बरसा कर मुझे रोने के लिए विवश किया जाता है। मैं तो अपने आजादी से या अपनी मर्जी से सांस तक नहीं ले सकता हूं, तो फिर तू क्यों चीख रही है बोल? क्या तुझ में और मुझ में कोई समानता है? हम दोनों विषम हैं। विषम मतलब तुम में और मुझ में बहुत असमानता है। तू स्वतंत्र है, मैं कैद हूं। तू मधुर गीत गाती है और मैं यहां रो तक नहीं सकता हूं। संसार भर में विचरण कर सकती है, आसमान में विचरण कर सकती है, घूम सकती है, उड़ सकती है, लेकिन मैं सिर्फ इस काल कोठरी में, 10 फीट की कोठरी में कैद हूं। फिर आखिर तू क्यों चीख रही है कोयल, कुछ तो बोलो। आप कहना चाहते हैं कि कोयल को तुम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, पूरा आसमान तुम्हारा है, गीतों को प्रसन्नता पूर्वक तुम गा सकती हो, प्रशंसा पूर्वक तालियां बज उठती हैं जब तुम गाती हो। इसके विपरीत मेरे नसीब में पराधीनता की काली काली रात है, जेल की 4 दीवारी भीतर ही मेरा काला संसार है। मैं चीखता रोता भी हूं तो कोई मेरे आंसू पहुंचने नहीं आता, मानो मेरा रोना कोई बहुत बड़ा गुनाह हो। हमारी परिस्थितियां अलग अलग हैं,
आगे कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि तुम इस युद्ध की गीत क्यों गा रही हो, रणभेरी क्यों बजा रही हो। आपने देखा होगा ना, जब भी युद्ध होने वाले होते हैं तो रणभेरियां बिल्कुल बज जाती हैं कि हाँ अब युद्ध शुरू होने वाला है। तो तुम्हारी आवाज में वो युद्ध की गूंज क्यों है? क्या तुम समझ रही हो कि देश या भारत भूमि गुलाम है? क्या तुम समझ रही हो कि हमारी मातृभूमि किसी की जंजीरों में जकड़ी हुई है? इसीलिए तुम युद्ध के लिए रणभेरी बजा रही हो। देखिए, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या रच दूं या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसब किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। ध्यान से सुनिएगा, अंतिम पंक्तियां हैं कि इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, तुम्हारी इस आवाज में करुणा है, वेदना है, बोलो मैं और किस तरह से अपनी कलम से रचना कर दूं जिससे हर एक भारतीय के मन में स्वतंत्रता की चिंगारी है, स्वतंत्रता की लहर दौड़ा है और इन अंग्रेजों को खदेड़ कर हम हमारी ही भारत में चैन की सांस ले सकें। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसब किसमें भर दूं। मोहन यहां पर कहा गया है किसको? श्री कृष्ण को नहीं, मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात बापूजी को। ठीक है, प्राणों का आसब किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। जो महात्मा गांधी ने जितने भी आंदोलन चलाए हैं, क्या उन सभी आंदोलनों में हर एक भारतीय को जाने के लिए, साथ देने के लिए किस तरह की रचना करूं जिससे हर एक भारतीय के मन में स्वतंत्रता की चिंगारी उमड़ पड़े। आप कहना चाहते हैं कि मैंने ब्रिटिश हुकूमत की यातना सह रहे भारतीय कैदियों में कोयल की विद्रोह भरी आवाज के मध्य से बूढ़ी हड्डियों में भी जान फूंकने का काम किया है रचनाओं के माध्यम से, जिसे सुनकर कैदी कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो सकते हैं। कोयल बोलो और मैं क्या करूं, तुम ही बताओ, क्या गांधी जी के स्वतंत्रता अभियान के खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दूं? अपने कलम से कैसे क्रांति लाने को तत्पर हूं, कोकिल बोलो मैं और क्या कर सकता हूं जिससे हर एक भारतीय के मन में स्वतंत्रता की भावना जागे और मां भारती को उस जंजीरों से मुक्त किया जा सके। कोयल कुछ तो बोलो। कोयल के माध्यम से कवि ने स्वयं को एक स्वतंत्र सेनानी माना है और जेल में बंद रहते हुए वो ये विचारों का जो आदान प्रदान चल रहा है इस कविता के माध्यम से जो कवि थे वो हर एक भारतीय के मन में स्वतंत्रता की लहर दौड़ाना चाहते थे और हुआ ऐसा ही। और अंत में 15 अगस्त सन 1947 को मातृभूमि हमारी आजाद हुई और अंग्रेजों को खदेड़ दिया गया। इसी तरह से हर एक वीडियो में आपको नई नई जानकारी प्राप्त होती रहेगी और रोचक अंदाज में गहनता के साथ विस्तृत वर्णन मैं करती रहूंगी। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको हमेशा बने रहना है क्योंकि आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए कक्षा 6वीं से 12वीं तक कि ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री देता है। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप यहां पर फ्री देख सकते हैं, जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेई, नीट, यूपीएससी, सभी प्रकार की बैंक इंश्योरेंसेस, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी। मैं आपको बता दूं कि आप अपनी क्लास के वीडियोस हिंदी मीडियम में भी देख सकते हैं और अंग्रेजी मीडियम में भी। मान लीजिए आपको हिंदी में गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या फिर हिंदी देखना है तो क्लिक कर दीजिए। अब हिंदी तो हिंदी ही रहती है, क्लिक करेंगे आप तो उसके बाद आप देखेंगे कि प्लेलिस्ट पर जाएंगे। प्लेलिस्ट में हर एक पार्ट से संबंधित संपूर्ण जानकारी विस्तृत रूप में डिटेल्ड में दी है, अर्थात बहुत अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज करके रखा है ताकि आपको किसी भी तरह की असुविधा ना हो। जो भी आपको देखना है, मान लीजिए आपको देखना है सीबीएसई या एनसीईआरटी पर आधारित पाठ्यक्रम का वीडियो, क्लिक करेंगे आ जाएगा। ठीक उसी तरह से पाठ का सार, एनसीईआरटी समाधान, बहुविकल्पीय प्रश्न, जो भी आपको देखना है जस्ट क्लिक ऑन दैट वीडियो को आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे। और मैं बता दूं आपको कि जब आप वीडियो देखेंगे, चाहे मैं ना केवल हिंदी की बात करती हूं, किसी भी विषय का आप वीडियो देखेंगे आपको वीडियो पसंद भी आएगा। पसंद आएगा तो लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है ताकि आप हमेशा जो न्यू वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें और जल्दी से जल्दी अपनी जो एजुकेशन है उसका लाभ ले सकें। और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। आपको पता है ना कि आप जैसे होनहार जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, परिचित हैं, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल हैं, उनको भी आप लिंक शेयर करें ताकि वे भी ऑनलाइन फ्री बेस्ट एजुकेशन का लाभ उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बताइए नेक्स्ट वीडियो कौन सा होगा? इसी पार्ट के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ मैं मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।